अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, असल बात के साथ मैं हूं अरसलान गोकर। तेज़ी से पिघलते ग्लेशियर्स, बढ़ती हुई आबादी, पानी का ज़िया, नए डैम्स का ना होना और इसके साथ साथ पाकिस्तान की आबी सलामती को लेकर भारत के साथ एक मुसलसल जंग की सी कैफियत है। भारत एक साजिश रचने वाला मुल्क तो है ही, लेकिन पानी पर रोक लगा के, पानी का रुख मोड़कर, अपने डैम्स बनाकर, गैर कानूनी बैनुल-अक़वामी कवानीन की धज्जियाँ उड़ाकर पाकिस्तान के पानी को लेकर एक खुश साली की तरफ ले जाना, कभी हमें सैलाबी सूरत हाल का सामना होना, तो ये भारत इंडस वाटर ट्रीटी की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ करता चला जा रहा है। जो इसके गारंटर्स हैं, जिन्होंने ज़मानत दी, जो बीच में बैठे वर्ल्ड बैंक, उन्होंने कहा जी सब कुछ हो जाएगा, लेकिन खाली इंडस वाटर पाकिस्तान इंडिया के दरमियान वो एक आबी मुआहदा नहीं है। ये बैनुल-अक़वामी सतह पर अगर एक चीज़ डिस्टर्ब हुई, जैसा कि अभी हमने हालिया जंग में देखा कि आबनाए हुर्मस कभी भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं था, लेकिन अब निगाहे मरकज़ बन चुका है, और जब ये जंग शुरू हुई किसी को नहीं पता था। इसी तरह एक मामला हिलेगा तो पूरी दुनिया के मामलात पर तब्दीली रोनुमा होगी, पूरी दुनिया को पानी का मसला खड़ा होगा। और पानी ऐसी चीज़ है जिस पर हमने आज अगर बेहतरी ना की, यानी पानी का बेहतर इंतज़ाम ना किया, हमने कोई कौमी पॉलिसी ना बनाई फौरी तौर पर, तो आगे आने वाले दिनों में हम वही परेशानियां उठाते रहेंगे जो 77 सालों से उठा रहे हैं। कभी सैलाबी सूरत हाल का सामना, कभी ग्लेशियर्स का कम होना, कभी बारिशों का ज़्यादा होना। इसमें हमारा फरसूदा जो निज़ाम है आबपाशी का, यानी एग्रीकल्चर का इरीगेशन सिस्टम, हमारा फरसूदा निज़ाम एक नई मुसीबत खड़ी कर रहा है हमारी फसलों के लिए। मुख्तलिफ पैटर्न्स बारिश के और फिर नई एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी को अडाप्ट ना करना, ये हमारे किसानों के लिए भी एक बड़ा मैं कहूँगा कि बुरा पॉइंट है। उनको भी इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा हमारी गवर्नमेंट को काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस पर कैपेसिटी बिल्डिंग करना गवर्नमेंट का काम है। हम ज़रा मौसमियाती तब्दीली, उसके असरात जो पूरी दुनिया में पड़ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान टॉप 10 उन ममालिक में से है जो सबसे ज़्यादा असरअंदाज हो रहे हैं, और इसकी वजह हम नहीं हैं। कभी भारत बनता है इसकी वजह, कभी ख़ुद बड़े ममालिक बनते हैं इसकी वजह, कभी पड़ोसी ममालिक बनते हैं। हम इसकी कोई डायरेक्ट रीज़न नहीं है, हम इसका असर दूसरों की वजह से उठा रहे हैं। इंडस वाटर ट्रीटी के और बहुत सारे इशूज़ हैं, बैनुल-अक़वामी कवानीन उसमें आड़े आते हैं, लेकिन भारत किसी को मलूज़ खातिर नहीं रखता। लेकिन हमने क्या करना है? हम इस पे तो नहीं बैठ सकते कि भारत जो मर्ज़ी करता रहे और हम उसी से असरअंदाज होते रहे। अरसलान साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा। इंडिया की एक हटदर्मी उसको कह लें, एक शरारत उसको कह लें, वो अपनी शरारत पे या ढटाई पे कायम है। पिछले साल तक इंडिया क्या कर रहा था कि वो समहाउ कोशिश कर रहा था कि वाटर को या इस ट्रीटी को एज ए वेपन इस्तेमाल करें, जिसकी इसने कोशिश भी की इस्तेमाल करने की। अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली जब लास्ट ईयर मानसून का पैटर्न चेंज हुआ तो उनके पास इतनी बारिशें होगी कि उनके लिए अपने जो डैम्स थे उनके गेट खोलना मजबूरी बन गई थी। अब अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ कभी भी वो डेविस्टेशन ना करता अगर हम उसके लिए तैयार होते। चूँकि रावी में और सतलुज में दोबारा जो पानी आया था वो तकरीबन कोई 35 से 40 साल बाद आया था। बिल्कुल, हम उसके लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं थे। अगर हम उसके लिए मेंटली प्रिपेयर होते तो हमें ये डेविस्टेशन की बजाय एक नेमत होती है हमारे लिए, जो कि अभी एक नेमत है। जो लोग इसको एज ए डेविस्टेशन देख रहे हैं, मेरा उनके लिए पैगाम ये है कि अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत है। अगर हम पाकिस्तान की हिस्ट्री को देखें तो तकरीबन जो हमारी टोटल बारिशें हैं उसका तकरीबन कोई 70% जो बारिशें हैं वो मानसून के टाइम पे होती हैं। इट मीन्स हमारे दरियाओं में जो पानी है वो तकरीबन इस मानसून के दरमियान 70% तक पानी हमारे पास आ जाता है। अब हमारे यहाँ ये लैकनेस ये है कि हमारे रिजर्वायर्स नहीं है, मज़ीद हमने सोचा नहीं है इसके बाद कि हम इसको बनाएं, जिसकी वजह से हम इसको कंजर्व नहीं कर पाते वाटर को। अच्छा, आपको मैं एक और बड़े मज़े की बात बताऊं, हमारे यहाँ डैम्स का जब नाम लिया जाता है तो फ़ौरन ज़हन में ख्याल आता है बड़ी कंक्रीट की दीवार लगा दी जाए, पानी को रोक दिया जाए, दरियाओं का रास्ता मोड़ दिया जाए। ये एक गलत कॉन्सेप्ट है। डैम डज़ नॉट मीन कि आप हर सूरत में पानी को रोके। अल्लाह पाक ने आपको नेचुरल डैम्स भी दिए हुए हैं जिनको हम ग्राउंड वाटर रिजर्व्स कहते हैं या ग्राउंड वाटर बैंक्स हम कहते हैं। तो अगर पंजाब के किसी इलाके में जैसे पिछले साल सैलाब आया था, फॉर एग्जांपल गॉड फॉरबिडन, अगर नेक्स्ट टाइम दोबारा सैलाब आता है, सो हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं? वो ऑप्शंस ये हैं कि हम दरियाओं का मतलब फ्लड बाईपास चैनल्स बनाएं और उनके ज़रिए से हम ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करें। इसकी एक रीसेंट एग्जांपल पाकिस्तानियों ने करके दिखाई है। मेल्सी कैनाल थी जो कि 1960s के अंदर अबैंडन हो गई थी। इस साल लोगों ने क्या किया कि वहाँ पे वाटर को, फ्लड वाटर को डाइवर्ट किया और उससे ग्राउंड वाटर को रिचार्ज किया उन्होंने। तो तकरीबन कोई 13 मिलियन एकड़ फीट के करीब पानी जो है वो ग्राउंड वाटर के अंदर चला गया। इसी तरीके से जो हमारा अबैंडन सिस्टम होता जा रहा है
अगर हम उसको बिल्कुल अबेंडन करने की बजाय ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए हम इस्तेमाल करें, जिसको मैनेज एक्वाफर रिचार्ज भी कहा जाता है, तो ना सिर्फ हम वाटर कंजर्वेशन कर सकते हैं बल्कि इंडिया की हटदर्मी का हम बड़ी बखूबी से उसको हम जवाब भी दे सकते हैं उसका। बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा। ये भी डॉक्टर ज़ैनब प्लीज़ ज़रा ये इंडस वाटर ट्रीटी बार बार उसके साथ छेड़छाड़, पानी के रास्तों पे तब्दीली, उस पर टनल बनाना, फिर एक पूरा नेटवर्क उन्होंने बनाने की एक तैयारी कर रखी है, वहाँ पर बिजली का जो हमारे ही आने वाले पानी पर रोक लगाएगा, ये तो सारी चीज़ें हम देख ही रहे हैं। लेकिन इसका कोई ऐसा रास्ता, कुछ ऐसा है कि हम इन परेशानियों से भी निकल पाएँ? और चलें वो दूसरा मामला कि उनसे क्या बात करनी है, दुनिया से क्या बात करनी है, उसके लिए तो अभी हमने सेमिनार भी किया, हम पूरी दुनिया में मोबिलाइजेशन भी कर रहे हैं, लेकिन हमने खुद क्या करना है, क्या प्लानिंग करनी है? बिल्कुल, जहाँ तक सेंटास फायदे की बात है तो लीगली तो उसको कोई भी एक तरफा तौर पे मुअत्तल कर ही नहीं सकता ना, उसमें कोई शिकी मौजूद नहीं है कि कोई भी एक कंट्री अपने तौर पे कर ले। वियना कन्वेंशन, ट्रीटी ऑफ लॉस के मुताबिक भी ये कोई भी जो है ट्रीटी अगर खत्म करनी होती है तो जो पार्टीज होती हैं वो मिल के कर सकती हैं, कोई एक पार्टी उसको खत्म नहीं कर सकती। तो ये तो कानूनी तौर पे जो है ये कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने भी हमें इस पे सपोर्ट दी हुई है हमारे हक में। अब जहाँ तक बात है करने की क्या जरूरत है, ये कोई एकदम से शॉकिंग या सरप्राइजिंग नहीं था पाकिस्तान के लिए कि भारत ने इसको मुअत्तल कर दिया। ये हम एंटिसिपेट कर रहे थे। जो मामला चल रहे थे पाकिस्तान और भारत के दरमियान, ये पहले से ही ये 4-5 सालों से ये चीज चल रही थी और वो डैम्स पे डैम्स तो काफी सालों से बनाता जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान ने पानी के जखायर के हवाले से जो हमारी इन हाउस गवर्नेंस है उस पर कोई काम नहीं किया। फिर चाहे वो हमारी वाटर पॉलिसी का मुकम्मल निफाज हो, फिर चाहे वो हमारे ग्लेशियर्स को रेगुलेट करना हो, फिर चाहे वो एग्रीकल्चर की ये जो बेल्ट है चनाब बेसिन के साथ, उस पर भी जो हमारे कैश क्रॉप्स हैं वो सारे वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स हैं, जिसमें आप गंदम, चावल और ये गन्ना आ जाए। तो हमने कोई रिसर्च और कोई पायलट ही नहीं किया कि यहाँ पे हम एक ऐसे स्ट्रैटेजी को जो है तब्दील कर सकते हैं जिसमें हम यहाँ पे वो क्रॉप्स लगाएं जिसपे पानी का ज़्यादा कम से कम हो। तो एग्रीकल्चर सेक्टर को हमने तरजीह ही नहीं दी। फिर जहां तक बात है जो सूबों को पानी दिया जाता है, उस पानी के हवाले से कोई अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म, क्योंकि पिछले साल आपको याद होगा मई में हमारी जंग से पहले सूबों का आपस में मसला चल रहा था एक कनाल के मामले में, सीसीआई में वो मामला जैसे ही खत्म हुआ उसी दिन जंग शुरू हो गई। तो मेरे ख्याल से ये जो अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म है ना कि जो पानी दिया जा रहा है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, उसको मैनेज कैसे किया जा रहा है, साफ पानी का क्या हो रहा है, आबियाना सिस्टम कैसे स्टैंडर्डाइज हो रहा है, इंडस्ट्रियल वाटर यूजेज कैसी है, वाटर रिसाइकलिंग क्या, ये सारे हमारे अपने मामला हैं जिसपे हमें काम करने की जरूरत है। ये रोधकुई का पानी कैसे इस्तेमाल, सलावा इरिगेशन, ये सारे मामला हमारे अपने करने के लिए। जब हम ये ठीक नहीं करेंगे तो इंडिया क्या कल को कोई भी मुल्क जो है वो इस किस्म की हरकतें कर सकता है। हाँ, इंडिया जो मिसाल कायम कर रहा है दुनिया के लिए, ये एक थ्रेट है पूरी दुनिया के लिए कि दो जौहरी ममालिक आपस में एक ऐसा मुआहदा खत्म कर रहे हैं और पानी कंट्रोल करके आप किसी भी मुल्क की बका को कर सकते हैं। तो पाकिस्तान को इस हवाले से पानी को या क्लाइमेट चेंज को ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट के तौर पे डील करने की जरूरत है। हमारा नेशनल इंटरेस्ट अगर है और हमें तरजीहात लेकर आनी है इस तरफ, तो फिर हमें पॉलिसी लेवल पे भी इसको उसी तरह से देखने की जरूरत है। और निफाज इन्फोर्समेंट उन पॉलिसीज का तब होता है जब राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, जो टेक्निकली अंडरस्टैंड करते हैं हमारी किसी पॉलिसी में क्लाइमेट चेंज के चेंजिंग डायनामिक्स उस तरह से एड्रेस नहीं हुए। अब तो दरियाओं का रुख सिर्फ इंडिया नहीं होता, अब तो सैलाब और हीट वेव्स और ये आपके जेर जमीन आबी ज़खायर किस तरह ज़ाया हो रहे हैं, किस तरह बोरिंग पे कोई हमारी प्रॉपर रेगुलेशंस नहीं आई, बारिश का पानी सेव करने के लिए कुछ शहरों में है कुछ में नहीं है, तो कोई पॉलिसी कंसिस्टेंसी है ही नहीं। तो यहाँ हमारा अपना कसूर है जिसपे हमें काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, वो भी वॉर फुटिंग्स की बेसिस पे। लेकिन ये जो ग्लेशियर चोरी हो रहे हैं, ये सुनने वालों के लिए ज़रा इंपॉर्टेंट होगा चूँकि टेक्निकल एक टर्म है, ये लोगों को लगता है कि पहाड़ चोरी करके ले जाएगा। ये ग्लेशियर चोरी होना, इससे क्या मुराद लें हम? देखिए, ग्लेशियर्स जो मेल्ट हो रहे होते हैं उसके नीचे एक थिन आइस की लेयर होती है, परमाफ्रॉस्ट उसको हम कहते हैं। वहाँ ज़ाहिर साफ पानी का जरिया होता है और फिर गर्मी में आपको ज़रूरत होती है इस चीज़ की। तो जो मेल्टिंग ग्लेशियर्स होते हैं उनको उनके टुकड़े तोड़ तोड़ के जो है वो लेकर आया जाता है, शहरों में बेचे जाते हैं बर्फ़ के सोर्स के तौर पे। और जो क्योंकि वो थ्रेटेड होते हैं ग्लेशियर्स, तो आप ऐसा कर नहीं सकते। पेशावर हाई कोर्ट में इसके हवाले से एक पिटिशन दायर हुई है कि ये इस
चीज को रेगुलेट किया जाए, पर कैसे रेगुलेट करें कोई पॉलिसी नहीं है। दूसरा कॉन्सेप्ट है ग्लेशियर ग्राफ्टिंग का। ये ऐसा है कि वहाँ की जो लोकल कम्युनिटीज हैं गिलगित बल्तिस्तान में, वो एक खास किस्म का वो ट्रैक करती हैं, ये पहाड़ पे चढ़ती है, वहां पे 2 किस्म के ग्लेशियर्स के हिस्से तोड़ के लाते हैं खास टोकरियों में, और वो इसको लेकर आते हैं। एक काला ग्लेशियर होता है जिसपे थोड़ा गारा होता है, वो मेल ग्लेशियर है। जो थिन लेयर ऑफ आइस होती है वो फीमेल ग्लेशियर, उसको नीचे लेकर आते हैं खास हाइट पे, उन दोनों को इकट्ठा कंबाइन करते हैं, उसके ऊपर थोड़ी लेयर डालते हैं घास वगैरह की और गारे की, कि वहां हीट एब्जॉर्ब ना हो, और 12 साल बाद वो एक ग्लेशियर बड़ा बन जाता है जो कि साफ पानी का जखीरा होता है। ये ग्लेशियर ग्राफ्टिंग का प्रोसेस है। इसमें कुछ यूएन एजेंसीज वहाँ पे काम कर रही हैं, और ये बहुत साल पुरानी प्रैक्टिस है कि वो अपने लिए साफ पानी के जरिए को सिक्योर करें। लेकिन हमारे किसी पॉलिसी डॉक्यूमेंट में आप इस चीज की एक्नॉलेजमेंट नहीं देखेंगे। तो ये जो प्रैक्टिसेस हैं, हमें पता है क्लाइमेट एक्शन कैसे करना है, हम इम्पोर्टेड कॉन्सेप्ट नहीं है ये, हम अपनी ही प्रैक्टिसेस को अगर हम एक्नॉलेज कर लें तो हमारे बहुत से मसाइल हल हो सकते हैं। वाह, बहुत ज़बरदस्त। चाहूँगे डॉक्टर शाहिद प्लीज़, ये चूँकि आप साइंटिस्ट लोग ही, इस पे हमें बता सकते हैं कि क्या है, कैसे। अभी ग्लेशियर चोरी होना, ये नई टर्म हमने सुनी, ग्लेशियर ग्राफ्टिंग का भी उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त जिक्र किया, और हमारे यहाँ इसको कोई पॉलिसी का हिस्सा ही नहीं बनाते। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, मैडम ने बिल्कुल सही फरमाया। नॉर्मली जो हमारा जीबी के एरिया है वहाँ पे लोग, मैं इसको ऐसे रिफ्रेम करता हूँ कि जो इंडिजिनस नॉलेज है उसकी इनकॉर्पोरेशन बहुत ज़रूरी है। अच्छा डॉक्टर शाहिद, माजरत एक ब्रेक, मैं चाहूँगा पूरी बात आपने करें ताकि सुनने वालों के लिए भी, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक भी बन रहा है मेरी नज़र में, तो बहुत नई चीज़ और नई नॉलेज मिल रही है हमें। बहुत इस पर बात करेंगे, थोड़ी और चीज़ें भी, एग्रीकल्चर को लेके भी बात करनी है, माहौलियाती तब्दीली इसको लेके भी हमने ज़रा बात करनी। प्लीज़ शाहिद इकबाल साहब, मैं चाहूँगा कि इस पर हमें, जो अभी डॉक्टर ज़ैनब ने बात, जो इंडिजिनस नॉलेज है उसकी इनकॉर्पोरेशन बहुत ज़रूरी है। मैं मिसाल के तौर पर अगर बाहर से आके कोई चीज़ इंप्लीमेंट करता हूँ तो वो शायद इतनी इफेक्टिव नहीं होगी जितना इंडिजिनस नॉलेज या वो लोकल नॉलेज एंड कल्चर, उसकी एप्लीकेशन बहुत ज़रूरी है। जैसे भी डॉक्टर ज़ैनब कह रही थी कि जी मेल ग्लेशियर, फीमेल ग्लेशियर, उनको कंबाइन किया जाता है, उसके ऊपर घास फूस डाली जाती है। द ओनली रीज़न इज़ कि वो बेसिकली एक सॉर्ट ऑफ फाउंटेन डेवलप करते हैं। लो टेम्परेचर की वजह से वाटर वेपोरेशन होने की बजाय वहीं पे कंडेंस होता है एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली वो एक ग्लेशियर की शक्ल इख्तियार कर लेता है। अब ये कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन हम लोगों के लिए नया इसलिए कि अभी हमारे सामने इन चीज़ों को एक्सप्लोर किया गया है। सालों पुरानी टेक्निक्स हैं। मेरा ख्याल है कि अगर पॉलिसी लेवल के ऊपर इन चीज़ों को इनकॉर्पोरेट किया जाए, उनको प्रमोट किया जाए, सो जो ग्लेशियर की रिट्रीट का मामला है हम काफ़ी हद तक उसको ओवरकम कर सकते हैं। जाते जाते एक और बात मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि ग्लेशियर मेल्टिंग इज़ ए नेचुरल प्रोसेस। ग्लेशियर बेसिकली आप देखें तो उसके 3 टाइप्स हम लेते हैं। एक होता है डेब्री कवर, थिक डेब्री कवर, और एक होता है एक्सपोज्ड आइस होती है। अब एक्सपोज्ड आइस जितनी मिसाल के तौर पर सूरज के सामने होगी उतना उसका मेल्ट रेट फास्ट होगा। जितना उसके ऊपर कवरिंग आएगी डस्ट की, मिट्टी की, उतना उसकी इंसुलेशन ज़्यादा होती जाएगी और उसी हिसाब से उसका मेल्ट रेट कम होगा। अब जो नेचुरली ये मेल्ट होता है, उस मेल्टिंग की वजह से हमारे यहाँ पानी आता है। मैं यहाँ पे एक और टर्म आपको बताता चलूँ, एक और बहुत ख़तरनाक टर्म मैं इसको जिक्र करूँ, उसको हम ग्लॉफ कहते हैं, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। अब ये होता क्या है कि नॉर्मली जब ग्लेशियर मेल्ट होते हैं तो इनकी बेस के अंदर, इनके करीब एक छोटी छोटी लेक्स बनी होती है जहाँ पे पानी आता है और वो पानी वहाँ से ओवरटॉप होकर हमारे सिस्टम के अंदर एंटर होता है। अब क्लाइमेट चेंज की वजह से जब टेम्परेचर राइज करता है और अगर उनकी वो वॉल्स क्रैक होती हैं या वो लेक ब्रस्ट करती है तो अचानक बहुत सा पानी नीचे आ जाता है, जो कि रिसेंटली भी हम लोगों ने शिस्पर के साथ देखा। ऐसी कंडीशन के अंदर न सिर्फ पानी आता है बल्कि बहुत बड़े बोल्डर्स भी वो साथ लेके आता है, जो सबसे ज़्यादा डेविस्टेशन होती है। अच्छा ये बताइएगा, चूँकि आपने सॉरी इस पर बात कर दी है, अताबाद हमने देखी, बड़ी खूबसूरत लेक बनी और एक धमाके के नतीजे में बनी, वहाँ अब चेंजेस क्यों आ रहे हैं पानी और उसके जितना पानी खड़ा होता था उसकी कैपेसिटी में, और ये क्या कोई नेचुरल चीज़ है ये भी? जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें ये है कि एक तो नेचुरल वेरिएबिलिटी ऑफ प्रेसिपिटेशन है। हमारे यहाँ जो प्रेसिपिटेशन का पैटर्न है आपने देखा लास्ट ईयर वो बिल्कुल चेंज था और वो इंडियन साइड के ऊपर ज़्यादा था, हमारे इस नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर कम था। अब क्लाइमेट चेंज की वजह से चूँकि हमारा प्रेसिपिटेशन का पैटर्न बहुत ज़्यादा ऑल्टर कर रहा है, सो दिस कुड बी वन ऑफ द रीज़न कि हमारे पास जो वाटर रिजर्व्स हैं वो फ्लक्चुएट करते हैं, वो साल साल, या हमारे पास कोई कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ वाटर नहीं होता दरियाओं के अंदर। दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि हमारा जो इरिगेशन सिस्टम है उसके लिए रिजर्व्स का होना या रिजर्वायर्स का होना बहुत ज़रूरी है, ताकि जब बहुत ज़्यादा पानी आता है हमारे पास, इन केस ऑफ फ्लड्स, हम उसको स्टोर कर सके पानी। क्योंकि आप अक्सर देखते हैं फ्लड्स के फ़ौरन बाद हमारे पास ड्राउट कंडीशंस प्रिवेल करना शुरू कर देती हैं, क्योंकि वो जो एट वंस हमारे पास पानी आ जाता है, लैक ऑफ रिजर्व्स की वजह से, लैक ऑफ रिजर्वायर्स की वजह से, वो सारे का सारा पानी हमसे ज़ाया हो जाता है और फिर हमें ड्राउट का सामना करना पड़ता है।
ठीक हो गया डॉक्टर ज़ैनब, बड़ा अच्छा आप दोनों इस पे बातचीत करें। मैं चाह रहा था कि हम पहले ज़रा इरिगेशन को डिस्कस करें, कोई बात नहीं, वो हम अगले सेगमेंट में कर लेते, चूँकि माहौलियात की बात चल निकली है जो आप हमें बता भी रही हैं चीज़ों के हवाले से। हमारे यहाँ जामे पॉलिसी अगर हम कहें इस वक्त प्रेजेंटली, तो क्या ऐसी है कि हम जो अपने ग्लेशियर हैं उसका पानी कह लें, जो अभी आप पूरी एक टेक्निकल टर्म हमें बताई, उसको कहीं हम रख लें, हमारे रिजर्वायर्स के इश्यूज़ क्या हैं? कोई पॉलिसी है ऐसी कि जहां पानी उतरे पहाड़ों से तो हमारे पास सैलाबी सूरत हाल की बजाय हम उसकी तरफ चले? कुछ अभी ऐसा करने की कोई करीब करीब पॉलिसी नज़र आ रही है हुकूमती बुनियादों पर? देखिए, हमारी एक नेशनल वाटर पॉलिसी बनी हुई है और उसमें तो ये जिक्र है कि हमें किस तरह से इंटीग्रेटेड स्टोरेज अपनी जो है वो मैनेज करनी है, बढ़ानी है। फिर जहाँ तक इन्वायरमेंटल पॉलिसीज भी हमारी बनी हुई हैं, क्लाइमेट चेंज की भी पॉलिसीज बहुत है, हम बहुत अच्छे हैं पॉलिसीज बनाने में और लिखने में, लेकिन जहाँ इत्तलाक की बात आती है वहाँ हम बहुत कमजोर हैं। ग्लेशियर्स पे पूरी दुनिया में ममालिक हैं जहाँ ग्लेशियर उनका बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक रिसोर्स है, पानी का जरिया है, वहां पे वो रेगुलेट करते हैं ग्लेशियर को। ताजिकिस्तान ने किया हुआ है, यूरोप में कितने ममालिक ने किया हुआ है। हम लोगों ने इस हवाले से बिल्कुल ही नहीं सोचा कि हम अपने ग्लेशियर्स पे किस तरह से रेगुलेट करें। यहाँ का पानी है, जब रेगुलेशन आती है तो वहां पे पानी के हवाले से, स्टोरेज के हवाले से कम्युनिटीज के साथ मिलकर आप वहाँ काम करते हैं। अभी इस वक्त माउंटेन कम्युनिटीज हैं जो ग्लेशियर्स के साथ हैं हमारे मुल्क में, उनके लिए साफ पानी की एक्सेस भी बहुत बड़ा मसला बनती जा रही है, क्योंकि वहाँ टूरिज्म इतना बढ़ रहा है, पोल्यूशन मुसलसल बढ़ रही है, इको टूरिज्म का मामला नहीं है, कम्युनिटीज के पास गैस की एक्सेस नहीं है, वो खाने पकाने के लिए, जलाने के लिए लकड़ियां इस्तेमाल करते हैं, जिससे बायोमास जलता है तो उससे भी पोल्यूशन निकलती है जो ग्लेशियर्स की मेल्टिंग में का बाइस बनती है। और वो जो पानी जितना पिघलता है वो हमारे दरियाओं में शामिल होता है। और फिर अगर खुदा ना खास्ता मानसून शुरू हो जाए, जैसे अभी हो रहा है, आप देख रहे हैं नॉर्थ में ब्लॉक शुरू हो जाते हैं, तो सैलाबी सूरत बनती है, क्योंकि हमने एक तो उनके रास्तों में इंक्रोचमेंट की हुई है और दूसरा उनके पानी के स्टोरेज के लिए हमने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर एसच बनाए हुए नहीं है उस लेवल पे। तो जो स्ट्रेटेजिक रिजर्वोयर और स्टोरेज की बात है, हमें उस पर काम करने की जरूरत है। जरूरी नहीं कि वो बहुत बड़े बड़े डैम्स ही हो, वो छोटे चैनल्स, छोटे रिजर्वोयर्स और छोटे डैम्स भी हो सकते हैं, स्ट्रेटेजिकली उनको प्लेस करना होता है। तो इस हवाले से हमारी कोई वर्किंग फिलहाल नहीं है, और अगर है भी तो उस पर निफाज ही नहीं है। तो इस चीज पे हमें रिविजन की जरूरत है, अपनी पॉलिसीज को देखने की जरूरत है कि आखिर इत्तलाक क्यों नहीं आ रहा। क्या उन डिपार्टमेंट्स में कैपेसिटीज की कमी है जिन्होंने इत्तलाक करना है, या फिर ये हमारी तरजीहात का हिस्सा नहीं है? ये हमें अपने आप से क्वेश्चन करने की जरूरत है अपने मुल्क के लिए, कि हम किस चीज को बका का मसला कह रहे हैं, लेकिन क्या वो हमारी तरजीह में है, चाहे वो फिजिकल प्लानिंग है या डेवलपमेंट प्लानिंग है। सो दिस इज द इशू। अच्छा, आपने भी एक चीज़ कही शायद साहब कि नेचुरल रिजर्वायर्स मौजूद होते हैं, उसके साथ क्या टेक्नोलॉजी इंटेक्ट करने की ज़रूरत है हमें, या उसकी अपने साथ कुछ ऐसी बाउंड्रीज़ बनाने की ज़रूरत है कि उसका इस्तेमाल कर लें, काबिल इस्तेमाल हो, वो ज़ाया ना हो पानी? हम अपने नेचुरल रिसोर्स की बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद छोटे डैम्स की हमें किस हद तक ज़रूरत है? कौन कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर आप समझते हैं कि डैम्स अगर बड़े नहीं बनते तो छोटे ज़रूर होने चाहिए? अरसलान साहब, जो हमारा नॉर्दर्न एरिया है, अल्लाह पाक ने उसको रिच डैम साइट्स के तौर पे रखा हुआ है, जहाँ पे हम कई छोटे बड़े डैम बना सकते हैं। जहाँ तक मैं स्पेसिफिकली पहले छोटे डैम से स्टार्ट करूँगा, हमारा जो पोटोहार का खित्ता है, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा छोटे डैम्स ऑलरेडी लोगों ने अपनी मदद आपके तहत भी बनाए हैं, गवर्नमेंट ने भी बनाए हैं। स्टिल देयर आर एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ के जहाँ पे छोटे बड़े डैम बनाए जा सकते हैं। ये छोटे डैम वो हैं जिनकी हाइट मैक्सिमम 25 से 30 फुट होती है और इसकी रेगुलेशन को इतना मुश्किल काम नहीं है। मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूँ। ज़िला खुशाब में इलाका है नौशहरा, वहाँ पे एक अमेरिकन पाकिस्तानी निजात फैमिली है, उन्होंने एक डैम बनाया अपनी बेटी के नाम पे जिसका नाम है अफाफ डैम। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लोकेशन के ऊपर बना है कि जहाँ पे पहले बच्चियों को स्कूल जाने की बजाय सैकड़ों किलोमीटर दूर जाना पड़ता था और पानी लाना पड़ता था अपने घरेलू ज़रूरियात पूरी करने के लिए। जब उस फैमिली ने वो डैम बनाया तो ना सिर्फ उस एरिया के अंदर एग्रीकल्चर ने फ्लरिश करना शुरू कर दिया, बल्कि लोगों को क्लीन ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबिलिटी का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। अब एक छोटी सी एग्जांपल थी जो उस फैमिली ने सेट की। इसकी देखा देखी हमारे पास और बहुत सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ एटलीस्ट पोटोहार के अंदर तो हैं जहाँ पे हम ये छोटे डैम बना सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, यही चीज़ अगर मैं डॉक्टर ज़ैनब आपसे, जो अभी डॉक्टर शाहिद डिस्कस कर रहे थे, क्या छोटे डैम्स के लिए कोई आइडेंटिफाइड एरियाज़ हैं हमारे पास, हमारे साइंटिस्ट के पास, कि गवर्नमेंट को बताया गया कि ये एरियाज़ हैं, अगर हम यहाँ छोटे डैम्स बना लें तो शायद हमारे पूरे साल में जो सैलाबी सूरत हाल है वो भी मैनेज हो जाए, और जो पानी की कमी है वो भी मैनेज हो जाए, ग्लेशियर का मामला भी हल हो जाए?
देखिए, कुछ स्कोपिंग स्टडीज और फिजिबिलिटी असेसमेंट्स तो हुई भी हैं रिगार्डिंग वाटर स्टोरेज, वो काफ़ी ज़्यादा हुई भी हैं। प्राइवेट सेक्टर भी करता है, कम्युनिटीज़ ऑर्गेनाइजेशंस ने भी की हुई हैं, और इवन आपके जो हुकूमती अथॉरिटीज़ और इदारे हैं उन्होंने भी की हुई हैं। मसला ये है कि इस हवाले से ये हम हर चीज़ को पोलिटिसाइज कर देते हैं। मेरे ख्याल से वहाँ पे इश्यूज आते हैं कि हमें लगता है कि किसी का पानी जो है वो रुक जाएगा या नहीं मिलेगा। सो इस किस्म के मामला आते हैं जिसकी वजह से जो है वो इश्यूज इरप्ट होते हैं ऐसे। तो मेरे ख्याल से पहले तो इस हवाले से एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लेने की जरूरत है कि आखिर ये क्यों जरूरी है, ये सर्वाइवल का इशू क्यों है, कम्युनिटीज को पानी नहीं मिलता है तो वहाँ क्या मामला होते हैं, एग्रीकल्चर के लिए जरूरी है, इंडस्ट्री के लिए जरूरी है। तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्सरसाइज, हालांकि इंडिया का पिछले साल मामला हुआ, उससे पहले से मामला चल रहे थे, अभी तक कोई हुकूमती सतह पे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्सरसाइज विद इन कंट्री नहीं हुई। ऑल्दो इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन की मिनिस्ट्री भी हमारी मौजूद है, लेकिन वो जो मेजर्स होने चाहिए इस हवाले से वो नहीं हुए, इसीलिए सूबों में इख्तलाफात हैं, इसीलिए जो है बाकी जगहों पे इख्तलाफात आते कि पता नहीं। और दूसरा अहम मुद्दा यहाँ ये है कि जो डैम आपने बनाने होते हैं, बड़े डैम्स और इवन दरमियाने साइज के डैम्स, आपके कुछ सिज्मिकली एक्टिव अर्थक्वेक प्रोन जोन्स हैं, तो वहां पे बहुत जरूरी है कि आपकी स्कोपिंग स्टडीज हुई हो कि खुदा ना खास्ता कोई भी इस किस्म का मामला हो तो डिजास्टर ना हो, तो वहां पे आपकी अथॉरिटीज को प्रॉपर स्टडीज, अप टू डेट स्टडीज करने की जरूरत होती है, उसके बाद ही आप ऐसे मेजर्स ले सकते हैं। तो ये प्रॉपर प्री फिजिबिलिटी स्टडीज हुई भी हैं जो उनको असेस करें, देखें कि आपको कहाँ पे स्ट्रेटेजिक स्टोरेज चाहिए और वहां पे बनाएं। लेकिन उससे पहले कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक एक्सरसाइज हो जहां पे बताया जाए कि ये मुल्की बका और कौमी सलामती का इशू है, इसीलिए जरूरी है कि ये करें। तो फिर वहां पे आपके साथ सारा मुल्क ही शामिल होता है, जो फिलहाल मुझे भी नजर नहीं आया कि कहीं पे हुआ। एक छोटे से ब्रेक की तरफ जाना है हमने। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे ज़रा बात करेंगे अब एग्रीकल्चर को लेके। एग्रीकल्चर में हमारा बड़ा मसला फरसूदा निज़ाम आबपाशी जो हमारे पास मौजूद है, इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है। पानी की लीकेज हो रही है, पता नहीं लाखों क्यूसिक पानी जो है वो इसी तरह ज़ाया हो जाता है। इसका क्या करना है, क्योंकि अगर ये पानी ज़ाया हो रहा है तो इसके ज़ाया होने में कितना बड़ा नुकसान है हमारा, और इससे क्या बेहतरी की जा सकती है। हम अपनी एग्रीकल्चर को कैसे बेहतर करके तो दुनिया में वापस एग्रीकल्चर मुल्क की हैसियत इख्तियार कर सकते हैं। शाहिद साहब, एग्रीकल्चर, पानी हमारी अब कौमी तरजीहात में शामिल तो है, लेकिन अभी कोई ऐसी जामे पॉलिसी, आप दोनों हजरात जो कुछ बता रहे हैं, जिन एरियाज़ को आइडेंटिफाई किया साइंटिफिकली भी और हमारे वो लोकेशंस भी जहाँ पर ये हो सकता है। अब आते हैं सर ज़रा आबपाशी का ये जो फरसूदा सा निज़ाम है, पानी ज़ाया हो रहा है, लाखों क्यूसिक पानी पता नहीं कहाँ चला जाता है, और आबपाशी में अगर देखें तो फसलें और ज़मीनें बंजर होती चली जा रही हैं, उनको ठीक से पानी नहीं मिलता, वाराबंदियों का एक सिस्टम बन गया है। इतना पानी होने के बावजूद भी क्यों है, और ये फरसूदा निज़ाम कब से ठीक होना चाहिए था जो अब तक नहीं हुआ। अच्छा, इसमें सर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, हमें ये बात समझने की ज़रूरत है कि हमारा जितना भी सरफेस वाटर रिजर्व्स है उसका तकरीबन 90% वाटर जो है वो एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होता है। जिस तरह अभी आपने बताया कि हमारा फरसूदा निज़ाम आबपाशी है तो उसको हम फ्लड इरीगेशन कहते हैं। अब फ्लड इरीगेशन के अंदर क्या होता है, जो पूरी दुनिया में तकरीबन ख़त्म हो गया है, हमारे यहाँ स्टिल राइज है, हम पूरे के पूरे खेत को सैलाब की सूरत हाल उसको दे देते हैं ताकि पानी उसको मिल जाए। सर वो 3 दिन बाद जो मिलना होता है, हाँ। फिर आपको तो वो 3 दिन पहले वो एक पानी लगा देते हैं ताकि वो 3 दिन, मैंने जो एक सिंपल सी बात पूछी और समझने की कोशिश की किसान जी। अब देखिए उसका प्रॉब्लम क्या है कि हम समझते हैं कि पानी हमने ज़्यादा छोड़ा, पौधों को ज़्यादा पानी मिलेगा, जो कि एक गलत कॉन्सेप्ट है। उसका प्रॉब्लम ये है, या रीज़न उसकी ये है कि जैसे ही हम सैलाबी पानी या फॉर एग्जांपल फ्लड इरिगेशन की तरफ जाते हैं तो तकरीबन उसका 50% ऑफ द वाटर पौधे के पहुंचने से पहले ही वेपोट्रांसपिरेशन की शक्ल में लॉस हो जाता है। फिर उसके बाद कुछ इंटरसेप्शन लॉसेज होती हैं, जिस तरह ग्राउंड वाटर रिचार्ज की तरफ चला जाता है पानी, लेकिन वो हर जगह पे यकसान नहीं होता क्योंकि वो सॉइल टाइप के ऊपर डिपेंड करता है। कहीं पे ज़्यादा इन्फिल्ट्रेट करेगा, कहीं पे कम इन्फिल्ट्रेट करेगा। अगर कहीं पे ज़्यादा इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं तो चले हम कहते हैं कि एक नेमत है अगेन कि वो ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर रहा है, लेकिन जहाँ पे नहीं होता वहाँ पे ड्रेनेज के इश्यूज़ होते हैं और वो आपकी खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। ये सबसे बड़ा हमारा दुश्मन है, ये फ्लड इरिगेशन सिस्टम। अब अगर इसी की जगह पे हम थोड़ा सा मॉडर्न इरिगेशन टेक्निक्स के ऊपर चले जाएं, फॉर एग्जांपल हम फरो इरिगेशन के ऊपर चले जाते हैं, हम ड्रिप इरिगेशन के ऊपर चले जाते हैं, हम स्प्रिंकलर इरिगेशन के ऊपर चले जाते हैं, उसमें तकरीबन जो
90% हम वाटर यूज़ कर रहे हैं, उसका एटलीस्ट 50 to 55% ऑफ वाटर हम सेव कर सकते हैं, और यही वाटर हम लेटर ऑन अपनी दूसरी फसलों को पहुंचा सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे हमें समझने की ज़रूरत है कि एग्रीकल्चर में क्लाइमेट चेंज की वजह से हमें एग्रो इकोलॉजिकल और एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स बार बार रिवाइज करने की ज़रूरत है। हर 5 से 10 साल के बाद इनको रिवाइज करने की ज़रूरत है। वजह उसकी ये है कि आज से 10 साल पहले अगर कोई इलाका में टेम्परेचर फॉर एग्जांपल 31 डिग्री सेंटीग्रेड मैक्सिमम था तो शायद वो गंदम के लिए मौजू होगा। अब अगर वहाँ पे टेम्परेचर 29 हो गया है या 32 हो गया तो शायद वो गंदम के लिए मौजू नहीं है, वो किसी और क्रॉप के लिए मौजू है। तो साइंसी बुनियादों के ऊपर अगर हम हर 5 से 10 साल के बाद जिस तरह लैंड यूज़ लैंड कवर चेंज असेसमेंट करते हैं, अगर इसी तरह हम एग्रो इकोलॉजिकल जोनेशन और एग्रो क्लाइमेटिक जोनेशन करें तो न सिर्फ हम फसलों को बेहतर बना सकते हैं, उनसे यील्ड ज़्यादा ले सकते हैं, बल्कि पानी का जो ज़िया है हम उसको रोक सकते हैं। बहुत अच्छे, बड़ा अच्छा, ये डिफरेंट आइडियाज़ हैं। डॉक्टर ज़ैनब प्लीज़, ये जो हमारा इरिगेशन सिस्टम है, फ्लड इरिगेशन की हम बात कर रहे हैं, पानी लाखों क्यूसिक ज़ाया हो जाता है, फसलें वहीं बंजर ज़मीनें खड़ी हैं, जिस पौधे को जितना पानी देना चाहिए, कैपेसिटी बिल्डिंग इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ट्रेनिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसकी राइट एजुकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस पर तो खैर कोई पॉलिसी लगती नहीं है। जिन्होंने कर ली है उनके पौधे भी ठीक हैं, उनकी फसलें भी ठीक हैं। देखिए, बात यह है कि अभी इसको फिर से हम कनेक्ट करते हैं सिंतास मायदे से। चनाब पे अगर वो टनल बना लेते हैं मिसाल के तौर पे, तो वहाँ उस बेल्ट पे पाकिस्तान में जितनी ये एग्रीकल्चर है वो सारा इरिगेशन फेड है जो कि चनाब बेसिन से आता है। 33 से 35 मिलियन एकड़ फीट पानी वहां से आता है, और ये सारे हाफजाबाद, फैसलाबाद, चिन्नौर, तलागंग, जहांग, इधर सारी वही बेल्ट है। तो अगर वो पानी रुक जाता है वहां पे तो 15 से 20 मिलियन लोग डायरेक्टली, जो फार्मिंग कम्युनिटीज हैं, जो कनेक्टेड इंडस्ट्रीज हैं, कनेक्टेड बिजनेसेस हैं, वो सारे उसी टाइम इम्पैक्ट हो जाते हैं। तो हमने इस चीज को फोर्सी क्यों नहीं किया? हमारे इंडिया के साथ कोई आज के ताल्लुकात खराब नहीं है, हमारे काफी टाइम से खराब हैं। तो इस हवाले से बात यह है कि एग्रीकल्चर साइड पे हम बिजनेस और वैल्यू एडिशन पे आए ही नहीं इतने सालों में। हम कहते हैं जी हम एग्रीकल्चर लेड इकोनॉमी है, लेकिन उसके बावजूद एग्रीकल्चर हमारी तरजीह नहीं रहा। अब आप एक और चीज है, जैसे हमारे यंगस्टर्स हैं आपके मुल्क में 64 to 70%, कितना यंगस्टर जो है वो इंक्लाइंड है कि वो एग्रीकल्चर में डिग्री ले और एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करे? ये कोई सर्वे करा ले, मेरे ख्याल से हार्डली आपको नंबर्स मिलेंगे जो अपने बाप दादा की जो है जमीनों पे करना चाहेगा, या उस पर वैल्यू एडिशन के लिए हमने बिजनेस को, इंडस्ट्री को कनेक्ट ही नहीं किया हुआ किसानों के साथ। फिर वो अपनी बाकियात जलाते हैं क्योंकि हमने उनको बिजनेस ही नहीं दिया कि इन बाकियात के जरिए आप क्या क्या चीजें रीयूज कर सकते हैं। तो फिर वो उनके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो किसान तरजीह नहीं है, किसान का लाइवलीहुड तरजीह नहीं है, किसान की हर सैलाब में कमर टूटती रही है, हमने उसको तरजीह नहीं दी। हम सिर्फ कैश इमरजेंसी प्रोग्राम्स करके समझते हैं बस यहाँ पे हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। ऐसे नहीं होता। हमारी ज़राई जमीन में पंजाब पे पिछले साल रेत धंसी, वो लैंड डिग्रेडेशन हुई, वहां पे उसको रिकवरी में कितना पैसा चाहिए होता है, कितनी असेसमेंट है हमारे पास कि हमने वो लैंड कितना रिकवर किया, वहां पे किसान दोबारा कैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं, किसान के लिए क्या आसानी है? सिर्फ सब्सिडीज ट्रैक्टर पे दे देना या डीजल पे दे देना, ये दिस इज नॉट इनफ। फिर हमारा फर्टिलाइजर भी लोकल, हार्डली एक किस्म का फर्टिलाइजर हम लोकली प्रोड्यूस करते हैं, बाकी सब पे डिपेंडेंट है। एक जंग लगी और आपको फर्टिलाइजर्स के इश्यू शुरू हो गए। तो मेरे ख्याल से ये लॉन्ग टर्म पॉलिसी होती है। एडहॉकिज्म पे आप ये मामला ठीक नहीं कर सकते। जैतून है, उसको पानी कम चाहिए होता है, वो आपका कैश क्रॉप बन सकता है। हम इस मामले में कोई चीजें ही नहीं सोची हुई, कोई रिसर्च ही नहीं है, तो फिर कोई पायलट टेस्टिंग ही नहीं है, हम क्या करें इस बारे में? इवन अगर रिसर्च है भी तो यहाँ पे तरजीहात का मामला है। हर चीज आपकी आवाम ही नहीं कर सकती, प्राइवेट सेक्टर को लेकर आए। आप किस तरह से इंश्योर कर सकते हैं आपका ज़राई जमीन जो है वो कॉर्पोरेट लैंड में कन्वर्ट हो रहा है, उस पर क्या जोनिंग है, क्या मैपिंग है? और मैं एग्री करती हूँ शायद आपकी बात से कि क्लाइमेट रिस्क जोनिंग हमारे मुल्क में है ही नहीं, कोई अपडेटेड है ही नहीं एग्रो जोन्स पे। तो और फिर हम रोते हैं कि हम क्लाइमेट वल्नरेबल हैं तो हमारी सपोर्ट कर दे। दुनिया बेवकूफ नहीं है। आपने अपने घर को कैसे सीधा करना है, पहले इस पे काम करें, उसके बाद दुनिया से सपोर्ट मांगे। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं जिस पे फौरी तौर पे काम करने की जरूरत है। अच्छा, यही चीज़ आपसे, अगर शायद साहब चूंकि ये बात भी आपने शुरू की थी, इन चीज़ों की तरफ, कैपेसिटी बिल्डिंग की तरफ, एजुकेशन की तरफ, एजुकेट द फार्मर की तरफ, इन प्रोग्राम्स पर अगर हम आग नहीं गए, आने वाले दिनों में तो बेचारा किसान का कसूर ही नहीं रहेगा। उसको क्या पता कहाँ पर क्या टेम्परेचर और क्या मामला हो रहा है। जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि अगर हमारे एग्री मार्केट लिंकेजेस डेवलप कर दिए जाए और किसान को उसकी मेहनत का मुआवजा मिलना शुरू हो जाए,
ये सेकंड फेज़ है कि उसको हम बताएं कि अब ये क्रॉप लगानी है, ये नहीं लगानी। इस टाइम पे जो किसान के लिए सबसे बड़ा मसला ये होता है कि वो हर उस क्रॉप के ऊपर जाता है रिगार्डलेस ऑफ द क्लाइमेटिक कंडीशन, रिगार्डलेस ऑफ द वाटर अवेलेबिलिटी, जहाँ से उसको कैश इनफ्लो होता है। अब चाहे वो गन्ना या शुगर केन लगा रहा है, चाहे वो गंदम लगा रहा है, चाहे वो मकई लगा रहा है, या चाहे वो वेजिटेबल्स लगा रहा है, भले वो ज़मीन उसके लिए मौजू है या नहीं है, वो बेचारा इसको देखता है कि मुझे कहाँ से कैश फ्लो हो रही है। अगर हम एग्री मार्केट लिंकेजेस इंप्रूव कर दें, गवर्नमेंट अपनी सिर्फ पॉलिसीज़ के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन शुरू कर दें, तो मेरा ख्याल है काफ़ी हद तक इन चीज़ों को ओवरकम किया जा सकता है। अच्छा, इसमें एक बिल्कुल एंड पे, चूँकि वक्त हमारे पास थोड़ा कम होगा, पैटर्न्स भी तब्दील हो रहे हैं मानसून के, इससे कैसे निबर्द आजमा होना है एग्रीकल्चर को लेके? देखें, जो मानसून का पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अगेन वो ये है कि हमें पहले अपने लीकी फैसेट्स को बंद करने की ज़रूरत है। लीकी फैसेट्स का मेरा मतलब ये है, हमें जहाँ पे हमें पता है कि इन ज़रियों से हमारा पानी ज़ाया हो रहा है या चोरी हो रहा है, हमें पहले उनको रोकना है। दूसरा, हमें मज़ीद रिज़र्व बनाने हैं, चाहे हमारी एक आंख हंसे एक रोए। जब तक हमारे पास रिज़र्व्स नहीं होंगे, जब तक हमारे पास वाटर रिजर्वायर्स नहीं होंगे, हमारा एग्रीकल्चर फ्लरिश नहीं कर सकता। बहुत शुक्रिया, बड़ी डिटेल डिस्कशन। डॉक्टर ज़ैनब नईम, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ रहीं। मोहम्मद शाहिद इकबाल साहब, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ रहे। बड़ी डिटेल डिस्कशन, मसाइल, उनका हल मौजूद है, सिर्फ हमें जामे पॉलिसी की ज़रूरत है। फिर होती है आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।